दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा पूर्व वर्षों की प्रश्नों की जो श्रृंखला देख रहे थे, उसके तहत दोस्तों हम लोग यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2015 में जो आयोजित की गई थी रद्द प्रश्न पत्र को देख रहे थे। ठीक है दोस्तों, जिसमें हम लोगों ने दोस्तों 102 नंबर प्रश्न तक ऑलरेडी कवर कर लिया है। अब इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इससे आगे के प्रश्नों को कवर करेंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को दोस्तों देखिएगा, क्योंकि दोस्तों पूर्व वर्षों के प्रश्न आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं 102 नंबर प्रश्न से आगे के प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले 102 नंबर प्रश्न को एक बार और देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखेंगे दोस्तों। ठीक है, क्या कह रहा है हमारा 102 नंबर प्रश्न। कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है। क्या है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, पहला है दोस्तों, कह रहा है कि जनश्री बीमा योजना। क्या है, पहला है जनश्री बीमा योजना। दूसरा है दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। ठीक है, तीसरा कह रहा है दोस्तों एमजी नरेगा 2003 और फिर कह रहा है आम आदमी बीमा योजना 2007। ठीक है, फिर से देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला कह रहा है दोस्तों जनश्री बीमा योजना। ठीक है, सन 2000। फिर कह रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005। फिर कह रहा है दोस्तों सी हमारा एमजी नरेगा 2003 और डी कह रहा है आम आदमी बीमा योजना 2007। ठीक है, तो इसमें जो सही सुमेल है वह है जनश्री बीमा योजना दोस्तों 2000 में, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में, आम आदमी बीमा योजना 2007 में। लेकिन दोस्तों एमजी नरेगा 2003 में ना होके एमजी नरेगा हमारा हो जाएगा 2006 में, जो कि हमारा बिल्कुल गलत सुमेल दिया गया है। ठीक है, हमारा ऑप्शन सी यह गलत सुमेल दिया गया है। एमजी नरेगा 2003 से संबंधित ना होकर दोस्तों 2006 से सही सुमेल होगा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर से देखेंगे, जनश्री बीमा योजना हो जाएगा 2000 में, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हो जाएगा 2005 में। ठीक है, आम आदमी बीमा योजना हो जाएगा 2007 में और कह रहा है एमजी नरेगा 2003, तो एमजी नरेगा 2003 में ना होकर दोस्तों यह हो जाएगा 2006 में। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे हम बढ़ेंगे। आगे के प्रश्न को देखिएगा। 103 नंबर प्रश्न देखें ध्यानपूर्वक क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है। पहला कह रहा है जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। बी कह रहा है भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण। ठीक है दोस्तों, फिर कह रहा है काश्तकारी सुधार और डी कह रहा है बहुफसली योजना। ठीक है, तो सही आंसर किसको हम मार्क करेंगे, वह मार्क करेंगे दोस्तों बहुफसली योजना, ऑप्शन डी। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर से देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो ए कह रहा है दोस्तों जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, बी कह रहा है दोस्तों भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण, सी कह रहा है दोस्तों काश्तकारी सुधार और डी कह रहा है बहुफसली योजना। ठीक है, तो जो सही आंसर होगा दोस्तों वह हम मार्क करेंगे ऑप्शन डी, यानी कि बहुफसली योजना दोस्तों हमारा भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है। ठीक है, फिर से देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है, यानी कि लैंड रिफॉर्म्स का हिस्सा नहीं है। तो याद रखें ऑप्शन ए कह रहा है जमींदारी प्रथा का उन्मूलन बिल्कुल है दोस्तों, भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण यह भी है, काश्तकारी सुधार यह भी है, लेकिन दोस्तों बहुफसली योजना हमारा भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण, काश्तकारी सुधार, यह तीनों पॉइंट हमारे लैंड रिफॉर्म के हिस्से हैं, लेकिन बहुफसली योजना हमारा लैंड रिफॉर्म का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 104 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ध्यानपूर्वक देखें क्या कह रहा है यहाँ पे। कह रहा है 2013-14 में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत रोजगार में महिलाओं की भागीदारी थी। क्या है, कह रहा है दोस्तों 2013-14 में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत रोजगार में महिलाओं की भागीदारी थी। तो याद रखें 52.9%। ठीक है, डाटा पुराना है, प्रश्न भी पुराना हो चुका है दोस्तों। ठीक है, कह रहा है 2013-14 में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत रोजगार में महिलाओं की भागीदारी थी। तो याद रखिएगा 52.9%, डाटा पुराना हो गया है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा दोस्तों, डाटा पुराना हो चुका है। ठीक है, जो परीक्षा में पूछा जाएगा वह अपडेटेड डाटा पूछा जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे 105 नंबर प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों यहाँ देखें, कह रहा है 105 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। तो वह है दोस्तों हमारा ऑप्शन ए कृषि। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। तो याद रखें ऑप्शन ए कृषि हमारा दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए कृषि हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से
कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है, प्राइमरी सेक्टर की बात कर रहा है, तो याद रखें ऑप्शन ए कृषि हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 106वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे 106 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, यहाँ देखें ध्यानपूर्वक। ठीक है, चलिए देखेंगे दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है, तो याद रखिए दोस्तों मिक्स इकोनॉमी यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की यहाँ पे हम बात करेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है, तो याद रखें ऑप्शन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है, तो याद रखें दोस्तों ऑप्शन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि दोस्तों हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिक्स इकोनॉमी है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए 107 नंबर प्रश्न को देखेंगे क्या कह रहा है यहाँ पे। कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित वस्तुओं में से कौन सी एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के उत्पाद बढ़ाने के उद्देश्य में सम्मिलित नहीं थी। क्या है दोस्तों, कह रहा है यहाँ पे देखें ध्यानपूर्वक फिर से कि निम्नलिखित वस्तुओं में से कौन सी एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के उत्पाद बढ़ाने के उद्देश्य में सम्मिलित नहीं थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तिलहन। जबकि चावल, दालें और गेहूं दोस्तों हमारी यह दोस्तों राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के उत्पाद बढ़ाने के उद्देश्य में सम्मिलित थी, जबकि तिलहन हमारा सम्मिलित नहीं था। ठीक है, फिर से देखेंगे निम्नलिखित वस्तुओं में से कौन सी एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के उत्पाद बढ़ाने के उद्देश्य में सम्मिलित नहीं थी, तो याद रखिए ऑप्शन ए तिलहन। जबकि दोस्तों चावल, दालें और गेहूं हमारी क्या हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के उत्पाद बढ़ाने के उद्देश्य में सम्मिलित थी। इस पॉइंट को याद रखिएगा, तिलहन हमारा सम्मिलित नहीं था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के उत्पाद बढ़ाने के उद्देश्य में। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ेंगे 108वें नंबर प्रश्न की तरफ, ध्यानपूर्वक देखें क्या कह रहा है यहाँ पे। कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित आयु समूहों में से कौन सा सर्व शिक्षा अभियान में नामांकित होने योग्य है। क्या है, निम्नलिखित आयु समूहों में से कौन सा सर्व शिक्षा अभियान में नामांकित होने योग्य है, तो याद रखें दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन ए हमारा। ठीक है, क्या है, फिर से देखें, कह रहा है निम्नांकित आयु समूहों में से कौन सा सर्व शिक्षा अभियान में नामांकित होने योग्य है, तो याद रखिए ऑप्शन ए 6 से 14 वर्ष हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, निम्नलिखित आयु समूहों में से कौन सा सर्व शिक्षा अभियान में नामांकित होने योग्य है, तो याद रखिए ऑप्शन ए 6 से 14 वर्ष हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, निम्नलिखित आयु समूहों में से कौन सा सर्व शिक्षा अभियान में नामांकित होने योग्य है, तो याद रखें ऑप्शन ए 6 से 14 वर्ष हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 109वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे क्या कह रहा है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखें। चलिए दोस्तों, कह रहा है कि हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी दोस्तों, तो याद रखें ऑप्शन सी हमारा 7वें दशक के दौरान। ठीक है, फिर से देखें, हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी दोस्तों 7वें दशक के दौरान, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, कह रहा है दोस्तों हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी, तो याद रखें 7वें दशक के दौरान, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, कह रहा है कि हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी, तो याद रखिएगा 7वें दशक के दौरान, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 7वें दशक के दौरान, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर से देखें, हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम था जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 7वें दशक के दौरान, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे 110वें नंबर प्रश्न की तरफ दोस्तों, देखेंगे क्या दे रहा है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखें हमारा 110वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ। ठीक है, चलिए देखेंगे 110 नंबर प्रश्न को ध्यानपूर्वक क्या कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखेंगे, कह रहा दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एक हिस्सा है। क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एक हिस्सा है, तो याद रखें दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, वह है हमारा भारत निर्माण का। ठीक है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों भारत निर्माण का, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी हम मार्क करेंगे बिल्कुल सही इसका। ठीक है, फिर से देखें, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एक हिस्सा है, तो याद रखें दोस्तों भारत निर्माण का। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एक हिस्सा है, तो याद रखें दोस्तों भारत निर्माण का। ठीक है, फिर देखें यहाँ क्या कह रहा है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम भारत निर्माण का एक घटक है। भारत निर्माण कार्यक्रम के 6 प्रमुख अंग हैं, याद रखें दोस्तों, सिंचाई, फिर है दोस्तों आवास, फिर है जल आपूर्ति, विद्युतीकरण, ग्रामीण दूरसंचार और सड़कें। ठीक है, फिर देखें, कह रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एक हिस्सा है, तो याद रखें दोस्तों हमारा भारत निर्माण का। ठीक है, यहाँ देखें
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम भारत निर्माण का एक घटक है और भारत निर्माण कार्यक्रम के 6 प्रमुख अंग हैं। ठीक है, पहला है दोस्तों सिंचाई, दूसरा है दोस्तों आवास, तीसरा है दोस्तों जल आपूर्ति, चौथा है दोस्तों विद्युतीकरण, पांचवा है दोस्तों ग्रामीण दूरसंचार और छठा है दोस्तों सड़कें। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम भारत निर्माण का एक घटक है। भारत निर्माण कार्यक्रम के 6 प्रमुख अंग हैं। पहला है दोस्तों सिंचाई, दूसरा है दोस्तों आवास, तीसरा है दोस्तों जल आपूर्ति, चौथा है दोस्तों विद्युतीकरण, पांचवा है दोस्तों ग्रामीण दूरसंचार और छठा है दोस्तों सड़कें। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा भारत निर्माण का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एक हिस्सा है, तो याद रखें दोस्तों हमारा भारत निर्माण का। इस पॉइंट को दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखेंगे दोस्तों 111 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है हमारा यहाँ। ठीक है, एमजी नरेगा से संबंधित कुछ पॉइंट यहाँ दिए गए हैं। कह रहा है एमजी नरेगा के सकारात्मक परिणामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, एमजी नरेगा के सकारात्मक परिणामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है दोस्तों ग्रामीण गरीब की क्रय शक्ति में पर्याप्त वृद्धि। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों हमारा क्या हुआ, कह रहा है कि श्रमिकों की सौदेबाजी शक्ति में कमी। क्या है, श्रमिकों की सौदेबाजी शक्ति में कमी। तीसरा कह रहा है दोस्तों शहरों की तरफ प्रवास में कमी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों 1 तथा 3 हमारा पॉइंट सही दिया गया है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर देखें कह रहा है कि एमजी नरेगा के सकारात्मक परिणामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है दोस्तों ग्रामीण गरीब की क्रय शक्ति में पर्याप्त वृद्धि। क्या है, ग्रामीण गरीब की क्रय शक्ति में पर्याप्त वृद्धि। दूसरा कह रहा है श्रमिकों की सौदेबाजी शक्ति में कमी, तो यह हमारा गलत दिया गया है दोस्तों। ऑप्शन 2 हमारा जो दूसरा पॉइंट कह रहा है यह गलत दिया गया है, जबकि शहरों की तरफ प्रवास में कमी यह हमारा सही है। तो 1 और 3 पॉइंट हमारा सही दिया गया है, जबकि दूसरा पॉइंट दोस्तों जो कह रहा है कि श्रमिकों की क्या है क्रय शक्ति में कमी, यानी कि श्रमिकों की सौदेबाजी शक्ति में कमी, यह दोस्तों हमारा गलत पॉइंट दिया गया है। जबकि पहला कि ग्रामीण गरीब की क्रय शक्ति में पर्याप्त वृद्धि हुआ है, तो यह हमारा सही है। और शहरों की तरफ प्रवास में कमी हुआ है, यह भी पॉइंट हमारा सही है। पहला और तीसरा पॉइंट हमारा सही है, दूसरा पॉइंट हमारा गलत है। ठीक है, एमजी नरेगा के सकारात्मक परिणामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है ग्रामीण गरीब की क्रय शक्ति में पर्याप्त वृद्धि। तीसरा कह रहा है शहरों की तरफ प्रवास में कमी। ठीक है, तो यह दोनों पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं, जबकि श्रमिकों की सौदेबाजी शक्ति में कमी यह पॉइंट हमारा गलत है। तो सही आंसर किसको मार्क करेंगे, वह है हमारा ऑप्शन ए। केवल 1 तथा 3 सही है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। 112 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखते रहें, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि पूर्व वर्षों के प्रश्न दोस्तों आगामी परीक्षाओं में हूबहू रिपीट कर जाते हैं। देखें निम्नलिखित में से कौन सी योजना 2005-06 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण का अंग नहीं है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना 2005-06 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण का अंग नहीं है। तो याद रखें दोस्तों ग्रामीण सफाई। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी योजना 2005-06 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण का अंग नहीं है। तो याद रखें ग्रामीण सफाई, इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी योजना 2005-2006 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण का अंग नहीं है। तो याद रखें दोस्तों ऑप्शन सी ग्रामीण सफाई। ठीक है, फिर देखें निम्नलिखित में से कौन सी योजना 2005-2006 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण का अंग नहीं है। तो याद रखें दोस्तों ग्रामीण सफाई। जबकि ग्रामीण आवास, पीने का पानी, ग्रामीण सड़कें, यह सभी दोस्तों 5-6 में स्टार्ट की गई भारत निर्माण का अंग हैं, जबकि ग्रामीण सफाई दोस्तों 5-6 में स्टार्ट की गई हमारी भारत निर्माण का अंग नहीं है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, कह रहा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य शिक्षा को मुफ्त तथा अनिवार्य बनाना है। उन बच्चों के अधिकार के निहित जो क्या है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य शिक्षा को मुफ्त तथा अनिवार्य बनाना है। उन बच्चों के अधिकार के निहित जो क्या है, राइट आंसर मार्क करेंगे माध्यमिक स्तर तक के हैं। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर देखें कह रहा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य शिक्षा को मुफ्त तथा अनिवार्य बनाना है। उन बच्चों के अधिकार के निहित जो माध्यमिक स्तर तक के हैं। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य शिक्षा को मुफ्त तथा अनिवार्य बनाना है। उन बच्चों के अधिकार के निहित जो माध्यमिक स्तर तक के हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्या है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य शिक्षा को मुफ्त तथा अनिवार्य बनाना है। उन बच्चों के अधिकार के निहित जो माध्यमिक स्तर तक के हैं। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। 114वें नंबर प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक यहाँ देखें क्या कह रहा है। 114वां नंबर प्रश्न। ठीक है, नगरीय भारत का विस्तार एक प्लेटफॉर्म है। क्या है दोस्तों, कह रहा है नगरीय भारत का विस्तार एक प्लेटफॉर्म है। तो याद रखें दोस्तों औद्योगिक विकास का बिल्कुल है दोस्तों, आधुनिक सेवा क्षेत्र के विकास का बिल्कुल है दोस्तों, परिष्कृत आय अवसरों के निर्माण का यह भी है। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी हम मार्क करेंगे इसका राइट आंसर। ठीक है,
फिर देखें दोस्तों क्या कह रहा है कि नगरीय भारत का विस्तार एक प्लेटफॉर्म है, तो याद रखें ऑप्शन ए औद्योगिक विकास का बिल्कुल सही है, आधुनिक सेवा क्षेत्र के विकास का यह भी सही है, परिष्कृत आय अवसरों के निर्माण का, तो यह भी पॉइंट हमारा सही है। ए, बी एवं सी तीनों पॉइंट सही दिए गए हैं, ऑप्शन डी हम सही आंसर मार्क करेंगे उपर्युक्त सभी। ठीक है, कह रहा है नगरीय भारत का विकास एक प्लेटफॉर्म है या नगरीय भारत का विस्तार एक प्लेटफॉर्म है, तो याद रखें औद्योगिक विकास का, आधुनिक सेवा क्षेत्र के विकास का, परिष्कृत आय अवसरों के निर्माण का, तीनों पॉइंट हमारे सही हैं, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 115 नंबर प्रश्न को देखेंगे, श्वेत क्रांति संबंधित है। ठीक है दोस्तों, कई बार पूछा गया प्रश्न है, हम सभी को मालूम है, दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, क्या है, श्वेत क्रांति संबंधित है दोस्तों, तो दुग्ध उत्पादन से। और श्वेत क्रांति से संबंधित थे हमारे दोस्तों एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जिनको हम सभी लोग जानते हैं, वर्गीज कुरियन। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, वर्गीज कुरियन हमारे संबंधित है दोस्तों श्वेत क्रांति से। ठीक है, श्वेत क्रांति संबंधित है दोस्तों, याद रखिए हमारा दुग्ध उत्पादन से, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, श्वेत क्रांति संबंधित है हमारा दुग्ध उत्पादन से। कब इसको प्रारंभ किया गया था, तो 1970 के दशक में प्रारंभ हुआ था हमारा भारत में, श्वेत क्रांति का प्रारंभ 1970 के दशक में हुआ था। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। इससे डेयरी उत्पादों में बड़ा बदलाव आया और गरीब किसानों को रोजगार के अवसर मिले। इसके अंतर्गत दुग्ध उत्पादन के लिए क्या है, इसके अंतर्गत दुग्ध उत्पादन के लिए आधुनिक तकनीक का प्रयोग भी किया जाने लगा। इस क्रांति का उद्देश्य भारत को विश्व में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन करने वाले देशों की श्रेणी में लाना था। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि श्वेत क्रांति का जनक दोस्तों वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। क्या है, श्वेत क्रांति का जनक दोस्तों वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। उन्होंने सबसे बड़ी दुग्ध कंपनी अमूल की स्थापना की थी, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, तो श्वेत क्रांति संबंधित है, याद रखें हमारा दुग्ध उत्पादन से, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। फिर है एक और क्रांति पूछ रहा है दोस्तों, देखेंगे यहाँ पे क्या है, कह रहा दोस्तों हमारा कि हरित क्रांति संबंधित है, तो याद रखें दोस्तों हरित क्रांति हमारा संबंधित है गेहूं उत्पादन से। ठीक है, क्या है, हरित क्रांति संबंधित है, ऑप्शन सी दोस्तों गेहूं उत्पादन से हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। हरित क्रांति संबंधित है गेहूं उत्पादन से, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। हरित क्रांति संबंधित है गेहूं उत्पादन से, क्या है, हरित क्रांति संबंधित है दोस्तों हमारा ऑप्शन सी गेहूं उत्पादन से, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 117 नंबर प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, कह रहा है योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया, तो याद रखें दोस्तों नरेंद्र मोदी, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और इसके स्थान पर दोस्तों गठित किया गया हमारा नीति आयोग का। ठीक है, क्या है दोस्तों, योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया, तो याद रखें नरेंद्र मोदी। और इसके स्थान पर गठन किया गया दोस्तों नीति आयोग का 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, कब गठन किया गया नीति आयोग का, तो 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों, प्रधानमंत्री। और योजना आयोग का भी अध्यक्ष दोस्तों होता था प्रधानमंत्री, इस पॉइंट को याद रखिएगा। और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनगड़िया। और अरविंद पनगड़िया को ही दोस्तों हमारे 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है। ठीक है, और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, NK सिंह यानी कि नंद कुमार सिंह। और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष याद रखिएगा KC नियोगी। ठीक है, और योजना आयोग का अंत दोस्तों किया है नरेंद्र मोदी ने, और इसके स्थान पर गठित किया गया है दोस्तों नीति आयोग का। ठीक है, नीति आयोग जो कि गठित किया गया दोस्तों 1 जनवरी 2015 को, जिसके अध्यक्ष दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, और इनके प्रथम उपाध्यक्ष नीति आयोग के थे दोस्तों, वह हैं हमारे अरविंद पनगड़िया। ठीक है, इसका गठन कब किया गया था, 1 जनवरी 2015। और नीति आयोग का फुल फॉर्म दोस्तों, नीति का याद रखें नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, कई बार यह भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों 118 नंबर प्रश्न की तरफ, देखेंगे ध्यानपूर्वक क्या दिया गया है। सारे प्रश्न दोस्तों हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि दोस्तों पूर्व वर्षों के प्रश्न आगामी परीक्षाओं में हूबहू रिपीट कर लिए जाते हैं। और दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और ऐसे ही दोस्तों लगातार पढ़ते रहें। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल की तरफ से दोस्तों अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की आपको कोशिश की जाएगी। ध्यानपूर्वक दोस्तों सारे प्रश्नों को देखते रहें। चलिए बढ़ेंगे आगे के प्रश्नों की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ेंगे एक और नए टॉपिक की तरफ, वह है दोस्तों हमारा जनसंख्या एवं नगरीकरण। और हम देख रहे थे दोस्तों UPPCS प्रारंभिक परीक्षा 2015 में जो प्रश्न पत्र को रद्द किया गया था उसके प्रश्नों को हम देख रहे थे। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखते रहें। टॉपिक था हमारा जनसंख्या एवं नगरीकरण। 118 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की जननांकिकीय विशेषताओं का हिस्सा नहीं है। ठीक है, फिर देखें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की जननांकिकीय विशेषताओं का हिस्सा नहीं है, तो वह है दोस्तों हमारा लिंगा अनुपात। ठीक है, फिर से देखें कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की जननांकिकीय विशेषताओं का
हिस्सा नहीं है तो वह हो जाएगा दोस्तों हमारा लिंगानुपात। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की जननांकिकीय विशेषताओं का हिस्सा नहीं, तो याद रखिए लिंगानुपात। जबकि दोस्तों जनसंख्या का घनत्व, रहन सहन का स्तर, ग्रामीण शहरी जनसंख्या, यह सभी दोस्तों जननांकिकीय विशेषताओं का हिस्सा हैं। ठीक है, फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की जननांकिकीय विशेषताओं का हिस्सा नहीं है, तो याद रखिए दोस्तों जनसंख्या का घनत्व है, रहन सहन का स्तर है, ग्रामीण शहरी जनसंख्या है, लेकिन लिंगानुपात नहीं है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। 119 नंबर प्रश्न को देखें। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या के व्यावसायिक ढांचे को व्यक्त करता है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या के व्यावसायिक ढांचे को व्यक्त करता है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों विभिन्न व्यवसायों में कार्यकारी जनसंख्या का वितरण। क्या है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या के व्यावसायिक ढांचे को व्यक्त करता है, तो याद रखें विभिन्न व्यवसायों में कार्यकारी जनसंख्या का वितरण। क्या है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या के व्यावसायिक ढांचे को व्यक्त करता है, तो याद रखें दोस्तों विभिन्न व्यवसायों में कार्यकारी जनसंख्या का वितरण। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या के व्यावसायिक ढांचे को व्यक्त करता, तो ऑप्शन सी विभिन्न व्यवसायों में कार्यकारी जनसंख्या का वितरण हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए 120 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, तो वह है कार्यकारी जनसंख्या के आकार में वृद्धि। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा कार्यकारी जनसंख्या के आकार में वृद्धि। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, तो वह हो जाएगा दोस्तों कार्यकारी जनसंख्या के आकार में वृद्धि। जबकि जोतों के आकार में कमी, बढ़ती हुई बेरोजगारी, अनाजों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में कमी, यह सभी दोस्तों अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि के प्रतिकूल प्रभाव को दर्शाते हैं। जबकि दोस्तों कार्यकारी जनसंख्या के आकार में वृद्धि या अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि के प्रतिकूल प्रभाव को नहीं दर्शाता है। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, तो याद रखें कार्यकारी जनसंख्या के आकार में वृद्धि। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कह रहा है दोस्तों वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्नलिखित में से किस दौर से गुजर रही है। 121 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों क्या है कि वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्नलिखित में से किस दौर से गुजर रही है। क्या है, वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्नलिखित में से किस दौर से गुजर रही है, तो यहाँ देखेंगे क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखें। ठीक है, यहाँ देखें कह रहा दोस्तों हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर। क्या है, निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, कह रहा है भारत की जनसंख्या वृद्धि, वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्नलिखित में से किस दौर से गुजर रही है, तो याद रखें निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर। क्या है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा कि निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्नलिखित में से किस दौर से गुजर रही है, तो याद रखें निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर। क्या है, निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर, इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है दोस्त, अब बढ़ेंगे दोस्तों हम 122 नंबर प्रश्न की तरफ। ध्यानपूर्वक देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में साक्षरता दर सबसे कम थी। क्या है, 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में साक्षरता दर सबसे कम थी, तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी बिहार हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें साक्षरता दर थी दोस्तों वह है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 82.1% पुरुष तथा 64.1% महिलाएं साक्षर हैं, जबकि बिहार सबसे कम 63.8% तथा केरल 93.9% साक्षरता के साथ सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है। क्या है, वहीं संपूर्ण भारत की साक्षरता दोस्तों 74.4% है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर से देखें, कह रहा है 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से साक्षरता दर सबसे कम थी, तो याद रखें दोस्तों बिहार में इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर यहाँ देखें डिटेल। कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 82.1% पुरुष तथा 64.1% महिलाएं साक्षर हैं। क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 82.1% पुरुष तथा 64.1% महिलाएं साक्षर हैं। ठीक है, जबकि बिहार सबसे कम 63.8% तथा केरल 93.9% साक्षरता के साथ सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है। वहीं संपूर्ण भारत की साक्षरता 74.4% है। क्या है, संपूर्ण भारत की साक्षरता
साक्षरता 74.4% है। चलिए आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। क्या कह रहा है? कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में अधिकतम अंतर है? तो याद रखें दोस्तों, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर से देखें। कह रहा दोस्तों कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में अधिकतम अंतर है? तो याद रखें दोस्तों, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इस पॉइंट को ही याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश, यहाँ देखें क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश में यदि दोस्तों पुरुष साक्षरता की बात करें तो 79.24% हमारे क्या है, पुरुष साक्षरता है, जबकि यदि महिला साक्षरता की बात करें तो 59.26%। ठीक है, और अंतर हो जाएगा दोस्तों हमारा 19.98%। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो यही प्रश्न में पूछ रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में अधिकतम अंतर है? तो याद रखिए उत्तर प्रदेश में। यहाँ देखें उत्तर प्रदेश में दोस्तों 79.24% हमारी पुरुष साक्षरता है और महिला साक्षरता है 59.26% और इनका अंतर है 19.98%। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में अधिकतम अंतर है? तो याद रखें ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 124 नंबर प्रश्न को देखेंगे क्या कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, कह रहा है दोस्तों भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा सही है? क्या है, भारत की नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा सही है? तो याद रखें संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। क्या है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखें। कह रहा है दोस्तों भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा सही है? तो याद रखें संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखें भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन सी संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ेंगे उत्तर प्रदेश विशेष के प्रश्नों की तरफ। दोस्तों ध्यानपूर्वक देखते रहें हमारा क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश विशेष के प्रश्नों को हम देखेंगे। यहाँ देखें, चलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए देखेंगे यहाँ पे क्या कह रहा है हमारा। उत्तर प्रदेश विशेष के प्रश्न देखेंगे। चलिए देखें, यहाँ देखें दोस्तों उत्तर प्रदेश विशेष के प्रश्न हैं। ठीक है, चलिए कह रहा है 125 नंबर प्रश्न, भारत का दूसरा फॉरेंसिक विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित होने के लिए प्रस्तावित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लखनऊ में। क्या है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, कह रहा है भारत का दूसरा फॉरेंसिक विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित होने के लिए प्रस्तावित है? तो याद रखें दोस्तों लखनऊ इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। एक बार और देखें, भारत का दूसरा फॉरेंसिक विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित होने के लिए प्रस्तावित है? तो याद रखें दोस्तों लखनऊ में। यहाँ डिटेल देखें, भारत का दूसरा फॉरेंसिक विश्वविद्यालय लखनऊ में प्रस्तावित है। उल्लेखनीय है कि भारत का पहला और एकमात्र फॉरेंसिक विश्वविद्यालय गुजरात के गांधीनगर में स्थित है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है, फिर देखें, भारत का दूसरा फॉरेंसिक विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित होने के लिए प्रस्तावित है? तो याद रखें ऑप्शन ए हमारा लखनऊ में बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, कह रहा है डिटेल यहाँ कि भारत का दूसरा फॉरेंसिक विश्वविद्यालय लखनऊ में प्रस्तावित है। उल्लेखनीय है कि भारत का पहला और एकमात्र फॉरेंसिक विश्वविद्यालय गुजरात के गांधीनगर में स्थित है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 126 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष था? क्या है, कह रहा दोस्तों 126 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष था? तो इसका याद रखें दोस्तों आंसर होगा अतुल गुप्ता। ठीक है, क्या है, फिर से देखें कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष था? तो याद रखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अतुल गुप्ता। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष था? तो याद रखिए ऑप्शन डी अतुल गुप्ता हमारा दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम विविध हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जिसमें केवल हम उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे जो हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों करंट के प्रश्न ये सारे पुराने हो चुके हैं। ठीक है, अब जो हमारी आगामी परीक्षा में करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाएंगे वह अपडेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए इन प्रश्नों को हम नहीं देखेंगे। इन प्रश्नों में केवल उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे दोस्तों कौन से प्रश्न हमारे इंपॉर्टेंट हैं। केवल उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे जो पूछे जाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये सब प्रश्न हमारे करंट के प्रश्न हैं जो अब पुराने हो चुके हैं। ठीक है, इसलिए इन प्रश्नों को अब हम नहीं देखेंगे। चलिए आगे के प्रश्न देखेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते रहें। चलिए दोस्तों एक प्रश्न यहाँ है दोस्तों, देखें क्या है। 140 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा दोस्तों आंध्र प्रदेश, ठीक है, पुनर्गठन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित तथा हस्ताक्षरित किया गया। क्या है,
आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित तथा हस्ताक्षरित किया गया, तो याद रखिएगा दोस्तों मार्च 2014 में। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर से देखें, कह रहा है आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित तथा हस्ताक्षरित किया गया, तो याद रखें दोस्तों मार्च 2014 में। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर से देखें, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित तथा हस्ताक्षरित किया गया, तो याद रखें दोस्तों मार्च 2014 में। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब देखेंगे हम, चलिए देखेंगे आगे के प्रश्नों को। उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों जो हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। सारे प्रश्नों को हम देखते नहीं चलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये दोस्तों करंट के प्रश्न हैं और करंट के प्रश्न दोस्तों अब पुराने हो चुके हैं। अब जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे प्रश्न दोस्तों, वह अपडेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इसलिए उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे जो आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे। यहाँ देखें दोस्तों 146 नंबर प्रश्न की तरफ ध्यानपूर्वक देखें क्या कह रहा है। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है। कुछ पुस्तक दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ देखेंगे W.C. स्मिथ कह रहा है द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया। क्या है? W.C. स्मिथ द मुस्लिम्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, फिर कह रहा है खालिद बी सईद पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज। क्या है? खालिद बी सईद दोस्तों पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज। फिर कह रहा है दोस्तों हमारा पीटर हार्डी खिलाफत टू पार्टीशन। क्या है? पीटर हार्डी खिलाफत टू पार्टीशन। फिर कह रहा है हमारा डी मोइन सकीर मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया। क्या है? मोइन सकीर मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया। तो इसमें जो सही सुमेल नहीं है दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन बी, यानी कि खालिद बी सईद जो कह रहा है कि पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज, इसके लेखक नहीं है दोस्तों हमारे खालिद बी सईद। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर से देखेंगे W.C. स्मिथ दोस्तों द मुस्लिम्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया। क्या है? W.C. स्मिथ दोस्तों याद रखिए द मुस्लिम ऑफ क्या है? ब्रिटिश इंडिया। इस पॉइंट को याद रखिएगा। जबकि कह रहा है दोस्तों हमारा फिर खालिद बी सईद पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज, तो यह हमारा गलत है। ठीक है, खालिद बी सईद दोस्तों कह रहा है पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज, यह ऑप्शन हमारा केवल दोस्तों इसमें यह कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है, तो केवल एक ही हमारा सुमेलित है, वह है दोस्तों हमारा ऑप्शन बी, केवल सुमेलित है, बाकी हमारे सही सुमेल नहीं है। तो सही सुमेल एक बार हम नीचे देख लेंगे। ठीक है, पहले यहाँ देखें खालिद बी सईद दोस्तों हमारा सही सुमेल है, जो कि इनके द्वारा लिखित पुस्तक है पाकिस्तान दी फॉर्मेटिव फेज। क्या है? खालिद बी सईद द्वारा लिखित पुस्तक है पाकिस्तान दी फॉर्मेटिव फेज, हमारा बिल्कुल सही सुमेल है। ठीक है, यहाँ देखें W.C. स्मिथ दोस्तों इनके द्वारा लिखा गया है मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया। क्या है? W.C. स्मिथ के द्वारा लिखा गया है मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया। ठीक है, खालिद बी सईद द्वारा लिखा गया है पाकिस्तान दी फॉर्मेटिव फेज, जो कि हमारा प्रश्न ही है दोस्तों। फिर कह रहा है पीटर हार्डी, तो पीटर हार्डी ने लिखा है दी मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया। क्या है? पीटर हार्डी ने लिखा है दोस्तों दी मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया। फिर मोइन सकीर ने लिखा है खिलाफत टू पार्टीशन। क्या है? मोइन सकीर ने लिखा है खिलाफत टू पार्टीशन। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर देखिए W.C. स्मिथ ने लिखा है दोस्तों मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया। क्या है? W.C. स्मिथ ने लिखा है मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया। खालिद बी सईद ने लिखा है पाकिस्तान दी फॉर्मेटिव फेज। पीटर हार्डी ने लिखा है दी मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया। क्या है? पीटर हार्डी ने लिखा है दी मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया। मोइन सकीर ने लिखा है दोस्तों खिलाफत टू पार्टीशन। क्या है? मोइन सकीर ने लिखा है खिलाफत टू पार्टीशन। फिर देखिए W.C. स्मिथ ने लिखा है मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया। खालिद बी सईद ने लिखा है पाकिस्तान टू फॉर्मेटिव फेज। पीटर हार्डी ने लिखा है दी मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया और मोइन सकीर ने लिखा है दोस्तों खिलाफत टू पार्टीशन। ठीक है, फिर देखिए W.C. स्मिथ ने लिखा है मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया। ठीक है, फिर है खालिद बी सईद पाकिस्तान दी फॉर्मेटिव फेज। फिर है दोस्तों पीटर हार्डी दी मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया और मोइन सकीर है खिलाफत टू पार्टीशन। फिर देखिए W.C. स्मिथ ने लिखा है मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया। खालिद बी सईद ने लिखा है पाकिस्तान दी फॉर्मेटिव फेज। पीटर हार्डी ने लिखा है दी मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया। मोइन सकीर ने लिखा है दोस्तों खिलाफत टू पार्टीशन। ठीक है, फिर देखिए W.C. स्मिथ ने लिखा है मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया। खालिद बी सईद ने लिखा है पाकिस्तान दी फॉर्मेटिव फेज। पीटर हार्डी ने लिखा है दी मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया और मोइन सकीर ने लिखा है खिलाफत टू पार्टीशन। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्न को हम देखेंगे क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखते हैं। चलिए दोस्तों सारे प्रश्न हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां देखें, चलिए देखेंगे दोस्तों यहाँ क्या दिया गया है। ठीक है, 147 नंबर प्रश्न को हम देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन दी प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन दी प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो याद रखें दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कर्जन। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर देखें निम्नलिखित में से कौन दी प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी कर्जन। ठीक है, फिर देखें निम्नलिखित में से कौन दी प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो याद रखें दोस्तों कर्जन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, हमें 148 नंबर प्रश्न की तरफ क्या है,
कह रहा है निम्नलिखित में से किसको प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है। क्या है, निम्नलिखित में से किसको प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है। तो याद रखें दोस्तों कोरिया को। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोरिया। ठीक है, याद रखें निम्नलिखित में से किसको प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है। तो याद रखें कोरिया को। ठीक है, यहाँ डिटेल, कोरिया नाम यहाँ शासन करने वाले कोरियो वंश के कारण पड़ा। कोरिया को कोरियाई भाषा में दक्षिणी व उत्तरी कोरिया में क्रमशः हानगुक व चोसोन कहा जाता है। ठीक है, कोरिया को सुबह की शांति स्थल यानी कि द लैंड ऑफ मॉर्निंग काम कहा जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, फिर से देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से किसको प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों कोरिया को। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा कोरिया को। व्याख्या कह रहा है कि कोरिया नाम यहाँ शासन करने वाले कोरियो वंश के कारण पड़ा। कोरिया को कोरियाई भाषा में दक्षिणी व उत्तरी कोरिया में क्रमशः हानगुक व चोसोन कहा जाता है। कोरिया को सुबह की शांति स्थल यानी कि द लैंड ऑफ द मॉर्निंग काम कहा जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसको प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है। तो ऑप्शन डी कोरिया इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 149 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों 25 जनवरी को। ठीक है, क्या है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को, क्योंकि दोस्तों 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग का दोस्तों गठन किया गया था। इसी दिन को हम सेलिब्रेट करने के लिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो याद रखें दोस्तों 25 जनवरी को। ठीक है, क्या है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है ऑप्शन बी 25 जनवरी को, क्योंकि दोस्तों 25 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था और इसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हम 25 जनवरी को दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है यहाँ पे, लास्ट प्रश्न देखेंगे हम और इसी के साथ हम यूपी पीसीएस जो हमारा दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा 2015 में रद्द की गई थी उसके प्रश्न पत्र को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, कह रहा है एशिया की धुरी विदेश नीति की रणनीति है। क्या है, एशिया की धुरी विदेश नीति की रणनीति है। तो याद रखें दोस्तों यूएसए की इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, कह रहा है एशिया की धुरी विदेश नीति की रणनीति है। तो याद रखें दोस्तों ऑप्शन डी यूएसए की। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्या है, एशिया की धुरी विदेश नीति की रणनीति है। तो याद रखिए यूएसए की हमारा बिल्कुल राइट आंसर सही होगा। ठीक है, कह रहा दोस्तों एशिया की धुरी विदेश नीति की रणनीति है। तो याद रखें दोस्तों यूएसए की हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, ऑप्शन डी याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों हम लोगों ने यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2015 में जो रद्द प्रश्न पत्र था उसके सारे प्रश्नों को हम लोगों ने दोस्तों पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब दोस्तों जो नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे वह देखेंगे यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2014 के प्रश्न पत्र को। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग यहीं तक रखते हैं और दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही दोस्तों लगातार पढ़ते रहें दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।